आज दिनांक 11 जून 2021 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों को जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक की राष्ट्रीयता के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह ध्यातव्य है कि द्विवेदी युग में जो साहित्य की रचना हुई उसमें राष्ट्रीयता की भावना, नारी उद्धार, सामाजिक सद्भाव, सद्कर्मों की व्यवस्था और सद्गुणों की चर्चा हुई। भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग, आपसी सौहार्द इत्यादि भावनाएं तत्कालीन साहित्य में ज़्यादा हुई। खासकर जयशंकर प्रसाद ने जिन नाटकों की रचना की वे नाटक अधिकांश रूप से गुप्त काल के हैं और गुप्त काल हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि जो गुप्त काल का इतिहास है वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु जैसे पात्रों ने भारत की सीमा को सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि उनके द्वारा सुरक्षित भारत आज खंडित अवस्था में है। तो स्वयं जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी जैसे जो नाटकों की रचना की वे नाटक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। चंद्रगुप्त नाटक की जिस समय रचना हुई उस समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में साहित्य का सृजन हो रहा था। उनके बाद छायावाद का आगमन हुआ और छायावाद और द्विवेदी युग दोनों में साहित्य समृद्ध रूप से व्यक्त हुआ और जो जयशंकर प्रसाद हैं वे मुख्य रूप से द्विवेदी युग के अंतिम अवस्था के बाद आने वाले छायावाद के कवि और रचनाकार बने। उनका काव्य क्षेत्र छायावाद का रहा लेकिन जो नाट्य क्षेत्र है उनका मुख्य रूप से राष्ट्रीय भावना, नारी उद्धार, सामाजिक सद्भाव और भारतीय संस्कृति के प्रति आग्रह से समन्वित था। तो हमें चंद्रगुप्त नाटक के बारे में बताना है, उसकी राष्ट्रीय भावना के बारे में बताना है। यह स्पष्ट है कि मगध क्षेत्र का निर्वासित ब्राह्मण युवक
कौटिल्य यानी चाणक्य, तक्षशिला में जाकर के विद्याध्ययन करता है, स्नातक की उपाधि प्राप्त करता है और उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में वह कुलपति बनता है। विद्यार्थियों को शिक्षित करना उसका धर्म है। संयोगवश उसी समय भारत पर आक्रमण होता है। विश्व विजयी होने का ख्वाब देखने वाले सिकंदर का। सिकंदर का आक्रमण जब होता है तो वह आक्रमण सिंधु क्षेत्र से होता है और सिंधु क्षेत्र का राजकुमार आम्भिक उससे उत्कोच लेकर, यानी उससे रिश्वत लेकर, घूस लेकर के भारत में उन विदेशी आक्रमणकारियों को प्रवेश करने में सुविधा प्रदान करता है। वह बताता है कहाँ वितस्ता नदी यानी व्यास नदी का छिलछिला क्षेत्र है, जहाँ पर घोड़े पर सवार होकर के सैनिक आर्यावर्त की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। और इस ढंग से जब भारत में उन विदेशियों का आक्रमण होता है तो सिंधु का राजकुमार तो मिल ही गया था, पर्वतेश्वर अर्थात पौरस जो पंजाब का राजा है वह विरोध करता है, वह संघर्ष करता है। आचार्य चाणक्य पर्वतेश्वर को परामर्श देते हैं कि सिकंदर विश्व विजयी होने का स्वप्न देख रहा है, हमारे आर्यावर्त में प्रवेश कर चुका है, उससे लड़ने के लिए आपको संयुक्त वाहिनी का नेतृत्व करना चाहिए। और इस समय मगध का जो राजा है महापद्मनंद, उसके पास सैन्य शक्ति ज़्यादा है, इससे आपको उससे सहायता लेनी चाहिए। लेकिन पर्वतेश्वर घमंडी है, अभिमानी है, निरंकुश है, वह किसी के सामने सिर झुकाना उचित नहीं समझता। अंत में युद्ध होता है, युद्ध में पर्वतेश्वर पराजित होता है और इसकी सूचना, पराजित होने की सूचना चाणक्य के गुरुकुल में पहुंचती है। चाणक्य बैठा हुआ है, अपने शिष्यों को विद्याध्ययन करा रहा है। इसी बीच में सिंहरण से वह प्रश्न पूछता है कि कल के युद्ध में क्या हुआ। सिंहरण कहता है कि सिकंदर की सेना के साथ, इस नाटक में सिकंदर शब्द नहीं है, अलक्षंद्र है। अलक्षंद्र की सेना के साथ पर्वतेश्वर की सेना का कठिन संघर्ष होता है। पर्वतेश्वर वीरता के साथ अपनी सेना का नेतृत्व करता है, युद्ध होता है, लेकिन उसके बाद चाणक्य उसे रोक देता है। तुम यही न कहना चाहते हो कि वीरता पूर्वक लड़ते हुए वह हार गया? वीर का एकमात्र उद्देश्य होता है विजयश्री प्राप्त करना। जो हार गया अर्थात वह योद्धा नहीं है। किस तरह विजयश्री मिलनी चाहिए वह निर्णय करेगा। तुम्हारा जो राजा है
वह अभिमानी है, यह अपराध उसने किया है। और तब कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आर्यावर्त पर यदि किसी राष्ट्र का आक्रमण हो तो हमारा आर्यावर्त जीते। एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए आर्यावर्त की विजय का। उसके उद्घोष के बाद चंद्रगुप्त सिंहरण अलका यदि आचार्य चाणक्य की जय शब्द का उच्चारण करते हैं, वह उन्हें रोक देता है। कहता है कि नहीं, किसी व्यक्ति की जयकार नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र की जयकार होनी चाहिए। आर्यावर्त की जय बोला जाए और आर्यावर्त की जय के साथ संपूर्ण भारत के आम जनता और भारतीय संस्कृति की जयकार होगी। और अगली बार जब युद्ध होगा तो भारत विजयश्री प्राप्त करेगा। और चाणक्य यह प्रयास करता है कि जो योग्य पात्र है चंद्रगुप्त, उसके नेतृत्व में संयुक्त वाहिनी बने, कंबाइंड फोर्स बने। और वह कंबाइंड फोर्स या संयुक्त वाहिनी आर्यावर्त की होगी, किसी राज्य की नहीं होगी। इसीलिए वो कहता है चाणक्य कि मगध, मालव, सिंध, तक्षशिला का भेद आप लोग भुला दें। यह जो सेना होगी वह आर्यावर्त की होगी। आर्य संघर्ष करेंगे अनार्यों के साथ। और इसके लिए चाणक्य एक विस्तृत योजना बनाता है। उसके यहाँ अध्ययन करने वाली अंभिक की बहन अलका भी है। वह चाहता है कि जिन राज्यों को जीत चुका है अलक्षंद्र, उन राज्यों में उसके प्रति आक्रोश की भावना भरी जाए। और उस आक्रोश के लिए वह कहता है कि जिन क्षेत्रों पर विजयश्री के बाद उसकी सेना ने बलात्कार किया है, किसानों की फसलों को बर्बाद किया है, धन को लूटा है, वहाँ की आम जनता में उसके प्रति आक्रोश बढ़ाया जाए। यही नहीं, जो सिंधु राज्य है उसका, तक्षशिला का जो युवराज है, उस युवराज को बहिष्कृत किया जाए, आम जनता उसके विरुद्ध हो जाए, क्योंकि उसने अपने पिताश्री को कैद करके आक्रमणकारी अलक्षंद्र के साथ दुरभिसंधि कर ली है। और उसने इस कर्म के चलते आम जनता का अविश्वास प्राप्त किया है। इसलिए उसका बहिष्कार होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। और तब चाणक्य के नेतृत्व में जो सेना बनती है वह आर्य सेना होती है। और आर्य पताका लेकर चलने वाली कोई दूसरी नहीं, उसी अंभिक की सगी बहन अलका है। मैंने जैसा बताया कि चाणक्य की नीति है कि संघर्ष के क्षण में सभी भारतीय एकजुट हो जाएं, जहां क्षेत्रीयता का नहीं, लिंग का नहीं, धर्म का नहीं, जाति का नहीं, उम्र का नहीं बंधन होना चाहिए। और इसलिए
वह सिंहरण और चंद्रगुप्त के समझ कहता है कि आप क्षुद्रक, मालव, मागध इत्यादि का भेद भुला दें, सभी लोग संघर्ष करें, और मैं चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त संयुक्त वाहिनी का नायक बनेगा, लेकिन उसमें श्रेय सबका रहेगा। और इसी के चलते जो आर्य पताका रहती है वह अलका के हाथ में दी जाती है, और वह गीत गाते हुए निकलती है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये सब जो भावना है वह राष्ट्रीय भावना है। प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इस उद्घोष के समय, पथ संचरण के समय अंभिक चाणक्य के साथ एक झोपड़ी, एक झाड़ी में छिप करके उस दृश्य को देख रहा है। चाणक्य चाहता है कि जो राष्ट्रद्रोही बना हुआ है अंभिक, उसे किसी प्रकार आर्य सेना के साथ जोड़ा जाए, और वह कहता है कि तुम अपनी बहन के नेतृत्व में, चंद्रगुप्त के नेतृत्व में आर्य सेना का अंग बन जाओ। यहाँ पर किसी व्यक्ति की जय नहीं, राष्ट्र की जय हो। और वह प्रभावित हो, उससे मिल जाता है। चाणक्य की योजना है कि भारत को सबल बनाने के लिए और अलक्षेंद्र को निर्बल बनाने के लिए सिर्फ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ही नहीं, बल्कि हृदय पक्ष का भी प्रयोग होना चाहिए। और वह अलक्षेंद्र के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन इत्यादि का अध्ययन कराता है। वह प्रभावित हो जाती है और प्रभावित होकर के उस पाठ को कंठस्थ करना चाहती है, जो पाठ भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्श से समन्वित है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये जो गीत है, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो यह जो गीत है वह भारतीय राष्ट्रीयता का गीत है, जिसे गाने वाली कोई भारतीय नारी नहीं, अलक्षेंद्र की सेना के प्रमुख सिकंदर की सेना के प्रमुख सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया है। और वह इस गीत को गाती हुई सिंधु नद के किनारे आराम कर रही है। अचानक सेल्यूकस का क्षत्र फिलिप उसके साथ बलात्कार करने की चेष्टा करता है, उसके हाथ को पकड़ना चाहता है। वो बचाओ बचाओ की आवाज़ उठाती है, और उसी समय
तक्षशिला का बटुक चंद्रगुप्त अपने तलवार को लेकर के उपस्थित हो जाता है। द्वंद्व युद्ध होता है फिलिप और चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त उसे पराजित करता है, वह क्षमा याचना करके लौटता है। उस फिलिप के जाने के बाद चंद्रगुप्त उसके घर पर पहुंचाता है और यह कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने एक बार मेरी रक्षा की थी। मैं सो गया था जंगल में, एक सिंह आक्रमण कर रहा था, उन्होंने बाणों से उसे घायल कर दिया और मेरी जान बचाई थी। मैं उसका प्रत्युपकार कर रहा हूं। कार्नेलिया इस चंद्रगुप्त के व्यवहार से प्रभावित हो जाती है और उसे अपना बनाने का संकल्प करती है। चाणक्य इस बाह्य सहायता को भी प्राप्त करने का सदप्रयास करता है। वह चाहता है कि यदि चंद्रगुप्त के साथ कार्नेलिया का विवाह हो जाता है तो भविष्य में पुनः आक्रमण एथेंस का नहीं होगा। और इसके लिए वह ऐसे ऐसे विषयों को उसके सामने प्रस्तुत करता है जिसके चलते उसकी भारत के प्रति ममता ज़्यादा बढ़े। राष्ट्रीयता के लिए यह आवश्यक है कि आंतरिक संबंध प्रबल होना चाहिए और इस संबंध के लिए जो तत्कालीन समय में मगध साम्राज्य था उस मगध साम्राज्य की राजकुमारी जो पर्वतेश्वर से विवाह करना चाहती थी, उसे भी आकर्षित करता है। यहाँ तक कि मगध का जो महामात्य पात्र राक्षस नहीं है, उसका नाम ही है राक्षस, वह चाणक्य का विरोधी है। विरोध का मूल कारण है सुवासिनी का सौंदर्य। सुवासिनी चाणक्य की प्रेमिका है और राक्षस चाहता है कि सुवासिनी से मेरा विवाह हो जाए और वह सुवासिनी राक्षस से उसकी दुर्बुद्धि के कारण घृणा करती है, वो नहीं चाहती है उससे प्रेम करना। चाणक्य इस राष्ट्रवाद के चलते, आर्यावर्त के प्रति प्रेम के चलते यह चाहता है कि यदि मैं अपना स्वार्थ त्याग दूं तो हमारा राष्ट्र विजयी हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और इसके लिए वह एक बार उस सुवासिनी से कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। सुवासिनी कहती कि हाँ। तुम हमारे प्रति प्रेम के चलते कुछ त्याग कर सकती हो। कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम के चलते किसी का भी त्याग कर सकती हूँ, किसी वस्तु का त्याग कर सकती हूँ। मेरी बात मानोगी? वो कहते कि हाँ। तब कहता है कि इस आर्यावर्त की सुरक्षा के लिए तू मेरी बहन बन जा और राक्षस से विवाह कर ले। अये बहन, मैं तुमसे यह निवेदन करता हूं। तब वह कहती है कि तुम आर्यावर्त के लिए कुछ
मुझे भी त्याग दोगे? कहा कि मैं आर्यावर्त के लिए सब कुछ त्याग कर सकता हूं। तुम यदि उस राक्षस से मिल जाती हो तो हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, हमें बड़ी शक्ति मिलेगी। सुवासिनी उसके सद प्रयास से हां कह देती है। यही नहीं, चाणक्य जिस कूटनीति का प्रयोग करता है वह कूटनीति भारत को विजयश्री दिलाने वाली है। इस कूटनीति के चलते एक बार उसे सूचना मिलती है कि राक्षस के नेतृत्व में आंतरिक शत्रु चंद्रगुप्त की हत्या करने का षड्यंत्र बना रहे हैं और वह चंद्रगुप्त को बचाना चाहता है। चंद्रगुप्त की एक प्रेमिका है मंदाकिनी, वो चाहती है कि मेरा विवाह उससे हो जाए। उस मंदाकिनी से जाकर आग्रह करता है कि तुम चंद्रगुप्त से प्रेम करती हो? कहा कि जी हाँ। तो चंद्रगुप्त के लिए कुछ त्याग कर सकती हो? तो बोलती है कि हाँ। तो उसके लिए प्राण त्याग करना है। आज रात्रि काल में चंद्रगुप्त की हत्या के लिए आंतरिक शत्रु आएंगे, उन्हें कैद करना है। इसके लिए तुम्हें चंद्रगुप्त का वस्त्र पहन करके उसके शयन कक्ष में सोना है, जिसके चलते वे तुम्हारी हत्या करेंगे और अंत में उन्हें पकड़ लेना है। न चाह करके भी मंदाकिनी तैयार हो जाती है। अपने प्रिय चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए, आत्माहुति देने के लिए, बलिदान के लिए, शहीद होने के लिए मंदाकिनी मारी जाती है। चंद्रगुप्त बच जाता है, लेकिन जो राक्षस है और उसके समर्थक पकड़े जाते हैं। चंद्रगुप्त के पिताश्री चाहते हैं कि जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में मेरा भी महत्व बढ़े। मेरे बेटे के नेतृत्व में युद्ध हुआ है और इसके लिए वे चाहते हैं कि हम एक उत्सव मनाएं। चाणक्य उसका विरोध करता है। चाणक्य की योजना है कि भारत की जो सेना होगी वह लिंग के आधार पर नहीं होगी, यानी पुरुष पात्र ही भारत के सैनिक रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। भारत की महिलाएं भी संघर्ष करेंगी और वह इस संघर्ष के लिए अलका को महिला सैन्य शक्ति का नेतृत्व करने का निर्देश देता है। स्वयं अलका आग्रह करती है कि मैं चाहती हूं कि जो अलक्षंद्र अपनी सेना को लेकर के आए तो उस सेना की अगली पंक्ति में हमारी महिला सेना रहेगी और हम संघर्ष करेंगे। स्थिति होती कि सिकंदर के युद्ध की सेना के साथ युद्ध होता है। अलका का मारा हुआ बाण उसके हृदय पर स्थित कवच को तोड़ करके उसकी छाती में प्रवेश करता है
और भूमि पर वह गिर पड़ता है, उसे अन्य सैनिक कहते हैं कि आपका इलाज करा करके फिर भारत से युद्ध किया जाएगा। वो कहता है कि नहीं, जिस राष्ट्र की महिला शक्ति उसके विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष करेगी, उसे कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। और वहीं से वह घायल सिकंदर लौट जाता है। बाद में सेल्यूकस के नेतृत्व में पुनः सेना संघर्ष करती है, उसकी युद्ध होता है। सेल्यूकस हार जाता है। अपने सिर को झुकाए हुए सेल्यूकस अपनी बेटी के पास जाता है, साथ में चंद्रगुप्त भी है। चंद्रगुप्त को देख करके कार्नेलिया को लगता है कि हमारे पिताश्री को इन्होंने बांध करके लाया है, और कहती कि हमारे पिताजी को आपने बांध लिया है। कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने कभी हमारी मदद की थी, हमारे जीवन की सुरक्षा की थी। ये हार गए, फिर भी हमने इन्हें स्वतंत्र रूप में ही रखा है और तुमसे मिलने के लिए इन्हें उपस्थित किया है। इसी बीच में चाणक्य का आगमन होता है। वह सेल्यूकस के समक्ष एक प्रस्ताव रखता है कि आर्य सेना और आपकी सेना में बार बार युद्ध हो सकता है। इस युद्ध को दूर करने के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच एक सरिता बहनी चाहिए, प्रेम की सरिता। सेल्यूकस पूछता है, वह प्रेम की सरिता क्या होगी? ये कहता है कि आप अपनी कन्या कार्नेलिया का पाणी ग्रहण संस्कार आर्यावर्त के भावी सम्राट चंद्रगुप्त के साथ करा दें। मैं ब्राह्मण होकर के आपसे भीख मांग रहा हूं। यह राष्ट्र को सबल बनाने के लिए, राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाने के, राष्ट्र को महिमावान बनाने के लिए चाणक्य की जो भिक्षा वृत्ति है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। यानी भारत की विजय के लिए, भारत की सबलता के लिए वह सिर झुकाता है, अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति ही नहीं, विदेशी आक्रमणकारी के प्रति कि आप वाग्दान करा दे, मैं ब्राह्मण होकर के आपसे भीख मांग रहा हूं। सेल्यूकस कहता है कि इसमें कार्नेलिया यदि हां करेगी तब ना। वो कहता है कि ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। वह कार्नेलिया की ओर मुंह घुमा करके कहता है, कार्नेलिया सिर झुका करके मुस्कुरा करके स्वीकार कर लेती है। ऐसे बीच वह अपने विरोधी मगध साम्राज्य के महामत्य राक्षस को आमंत्रित करता है कि आप इस आर्यावर्त के महामात्य का पद स्वीकार करें। मैं आर्यावर्त का महामात्य नहीं बनना चाहता हूं। और दूसरी बात कि मेरी बहन, छोटी बहन सुवासिनी है, आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। नाटक के अंत में चाणक्य की योजना पूर्णतः सफल होती है और जो चंद्रगुप्त के पिता इसके प्रति शक व्यक्त करते थे, संदेह व्यक्त करते थे कि यह हमारे
पारिवारिक संबंध में खटास उत्पन्न करा रहा है। यह दुष्ट पात्र है जो हमारे पुत्र के सम्मान के लिए उत्सव नहीं मनाने देता है और उनसे आग्रह करता है चाणक्य कि आज आपके बेटे और आपके पुत्र वधू दोनों आर्यावर्त के सम्राट और साम्राज्ञी बनने जा रहे हैं। दोनों का विवाह हो रहा है। अच्छा है कि आप हमारे साथ ही काषाय वस्त्र धारण करें, साधु बन जाएं। मैं भी साधु बनूंगा और आप भी बने। उस समय सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितना बड़ा त्याग चाणक्य का है। तो चाणक्य का त्याग यहाँ व्यक्तिगत त्याग नहीं है, यह राष्ट्र की सबलता के लिए त्याग है, राष्ट्र की प्रगति के लिए त्याग है, राष्ट्र की एकता के लिए त्याग है और भावनात्मक त्याग, विचारात्मक त्याग दोनों है। अपनी बाल प्रेमिका सुवासिनी को बहन बना लेता है और अब बड़े भाई के रूप में उसे अपने विरोधी राक्षस को वाग्दान कर देता है। यही नहीं, उस राक्षस को आर्यावर्त के महामात्य का पद भी दिला देता है, अपने कुछ स्वीकार नहीं करता। यदि निष्काम राष्ट्र सेवा की भावना है तो वह भावना चाणक्य में है। एक बार जब आर्यावर्त की सेना अलक्षंद्र की सेना को परास्त कर देती है तो पुनः सेल्यूकस के रूप में वही पराजित सेना भारत पर आक्रमण करती है। उस समय चाणक्य बनावटी रूप में चंद्रगुप्त से रूठा हुआ है। चंद्रगुप्त को इसीलिए अपने गुरुदेव से रुष्ट होना पड़ा है कि गुरुदेव हमारे पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और चाणक्य कहता है कि ठीक है, हम राज्य से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर के भी वह राष्ट्र की सेवा ही करता है। जिस समय सेल्यूकस का आक्रमण होता है, चंद्रगुप्त समझता है कि मैं अकेले हूँ, अकेले संघर्ष करूँगा, लेकिन उस समय वह सूचना देता है सिंहरण को, युद्ध क्षेत्र में अकेले चंद्रगुप्त पहुँचा हुआ है और देखता है कि सिंहरण अपनी सेना लेकर के उपस्थित होता है। सिंहरण से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैं तो समझता था तू गुरुदेव के साथ है, गुरुदेव हमसे रूठे हुए हैं। कहा कि नहीं, गुरुदेव तुमसे रूठे हुए नहीं हैं, उन्होंने ही हमें भेजा है। यह अलका की सेना है, ये क्षुद्रकों की सेना है और उधर पर्वतेश्वर की सेना है, सिंध की सेना है, कंबोज की सेना है और ये सभी तुम्हारे साथ संघर्ष करने के लिए आए हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आचार्य चाणक्य की है। उसमें
भारतीय सेना को विजयश्री मिलती है। सबसे बड़ी बात कि जो पात्रों का चयन हुआ है इस नाटक में वह उपयुक्त हुआ है। दो प्रमुख दाम्पत्य संबंध युद्ध कार्य में ही होते हैं। चंद्रगुप्त के साथ कार्नेलिया का संबंध और सिंहरण के साथ अलका का संबंध। अलका सिंहरण की प्रेमिका रहती है, बाद में वह उसकी धर्मपत्नी बनती है। तीसरा संबंध है सुवासिनी और राक्षस का। वह भी चाणक्य कराता है और भारत के एक महान तपस्वी के रूप में दंडयायन का चरित्र आया है। जो दंडयायन स्वाभिमानी है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वनौषधि वन के फूल और झरनों के जल को स्वीकार करता है, जो किसी के सामने सिर झुकाना पसंद नहीं करता। एनिसाक्रिटिस सिकंदर का सैनिक उसके पास जाता है, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप आशीर्वाद दें सिकंदर की विजयश्री के लिए। वो कहता है कि तुम्हारा जो राजा है वह कभी भी मगध पर विजयश्री प्राप्त नहीं कर सकता। वह अभी आर्यावर्त के पश्चिमी क्षेत्र में ही प्रवेश किया और विश्व विजयी बनने का अभिमान रख रहा है। वह पराभूत होगा, अच्छा होगा कि यहीं से लौट जाए। देखो, आर्यावर्त का भावी कुमार सामने बैठा हुआ है और वह भावी कुमार चंद्रगुप्त है। तो दंडयायन जैसे पात्रों की प्रस्तुति भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृति की प्रसिद्धि की है। चाणक्य अपने भी निठल्ला होकर के बैठ करके सूत्रधार के रूप में कार्य नहीं करता है। वह योजना बनाता है, अपने शिष्यों से पूछता है कि चाणक्य पूछता है कि सिकंदर को एक भारतीय ब्राह्मण की आवश्यकता है ना? वो सब कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं जाता हूं। वह वहां पर जाता है और शिविर के मुख्य द्वार के समक्ष उससे जब रोका जाता है तो कहता है कि मैं सिकंदर से मिलना चाहता हूं, यानी अलक्षंद्र से मिलना चाहता हूं। मैं भारत का एक ब्राह्मण हूं। वहां जाकर के पूरी सूचना वो प्राप्त कर लेता है और इधर से वह योजना बना चुका है कि सिकंदर का जो शिविर है उस पर चारों दिशाओं से आक्रमण हो। चारों दिशाओं से आक्रमण होता है और उसी आक्रमण के बीच में भाग करके बाहर आ जाता है और सबको बता देता है कहाँ पर क्या क्या स्थिति है। और सिकंदर के सैनिक गाजर मूली की तरह वहाँ पर आर्य सैनिकों के द्वारा काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। यह योजना चाणक्य की है। तो इस नाटक में
यह ध्यातव्य है कि जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य मूल रूप से राष्ट्रवाद की स्थापना है। भारतीय सेना, भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्श को विजयशील प्राप्त हो, इसके लिए चाणक्य जो सूत्रधार है पूरे नाटक का, वह कायम करता है। और अंत में जो नाटक का उद्देश्य है वह पूर्ण भी होता है। संयुक्त वाहिनी के नेतृत्व में भारत की विजय होती है। एक विदेशी बहू भारत की साम्राज्ञी बनती है। जो भारत के कई राज्य आपस में टूटे हुए थे, क्षुद्रक, मालव, कंबोज, पंजाब, सिंध, मगध इत्यादि के क्षेत्र में जो बटे हुए थे, वे सभी मिलकर के संघर्ष करते हैं। कई पात्र इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आत्माहुति देते हैं, कुछ मारे जाते हैं तो कुछ अपने जीवन का समर्पण कर देते हैं इस विजयश्री की प्राप्ति के लिए, चंद्रगुप्त को आर्यावर्त का सम्राट बनाने के लिए। कुछ पात्र अपने स्वार्थ का परित्याग कर देते हैं। सबका मानसिक परिवर्तन जो होता है वह राष्ट्रवाद के पक्ष में होता है। आम्भिक कभी देशद्रोही था, अपने पिताश्री को जेल में भेजने वाला था, कैद करने वाला था, जनता पर निरंकुश शासन करने वाला था। और वही आम्भिक बाद में आर्यावर्त की सेना के साथ, आर्य पताका के साथ जुड़ जाता है। इस राष्ट्रवाद में सबसे बड़ी बात है कि भारत की विजयश्री सिर्फ अस्त्र शस्त्रों से ही नहीं होती है, भावनात्मक विजयश्री भी होती है। आक्रमणकारी की बेटी भारत की राजवधू बनती है। इस प्रकार इस चंद्रगुप्त नाटक में जो जयशंकर प्रसाद जी ने व्यवस्था दी है वह विशिष्ट है। ऐसे नाटक जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचे गए, वे सभी राष्ट्रीय भावना से संपृक्त हैं और ऐसा आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है कि जिसमें यदि भारत पर कोई आपदा आए उस समय एकजुटता होनी चाहिए। सेल्यूकस समझाता है कि राजन, हम लोग आपके घायल होने के बाद स्वस्थ होने पर पुनः भारत पर आक्रमण करेंगे। सिकंदर जवाब देता है, कहता है कि जिस राष्ट्र के सैनिक संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ महिलाएं भी संघर्ष कर रही हैं, वह राष्ट्र कभी पराजित नहीं हो सकता। मैंने युद्ध क्षेत्र में देखा है, आर्य माताएं अपनी पीठ पर अपने बच्चों को बांध करके युद्ध क्षेत्र में उतरी। यह राष्ट्र पराभूत कभी नहीं हो सकता। और हमें
हमारे अभेद्य कवच को किसी पुरुष ने नहीं भेदा है, महिलाओं ने भेदा है। इसलिए यह भारत कभी भी पराजित नहीं हो सकता। तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो इसका उद्देश्य रखा है, राष्ट्रीय भावना, भारत की प्रगति, भारत की सुरक्षा, भारत की सबलता इत्यादि के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है। और ऐसे नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचे गए तत्कालीन समय में। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। अभी मैं विद्यार्थियों को कहने जा रहा हूँ कि लॉकडाउन की परिस्थिति में महाविद्यालय में अध्यापन बंद है, लेकिन आप YouTube पर हम लोग के व्याख्यान का श्रवण कर सकते हैं। आगामी परीक्षा में आपको सफलता मिले, इसकी शुभकामना। धन्यवाद।